नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। एनडीटीवी की टीम धराली पहुंच चुकी है। हम आपको धराली में मची तबाही की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही तबाही के दिन की कहानी वहां के लोगों की जुबानी आप तक पहुंचाएंगे। धराली पहुंचे हमारे सहयोगी किशोर रावत ने बलविंदर सिंह पवार के साथ बातचीत की है। धराली में खेती किसानी करने वाले बलविंदर वही शख्स हैं जो सैलाब के बीच जान बचाकर निकले थे और उनकी तस्वीरें पहले ही दिन हमने आपको दिखाई थी। देखिए रिपोर्ट। धराली गांव में आए सैलाब की तस्वीरें सभी ने देखी और एक तस्वीर ऐसी थी जो उसमें सैलाब में से एक व्यक्ति उस दलदल से कीचड़ से जान बचाते हुए जैसे तैसे बाहर निकल रहा था। वो हमारे साथ मौजूद है। बलबीर सिंह पंवार इनका नाम है और बलविंदर सिंह पंवार है, इनसे जानता हूँ। मैंने आपसे सवाल किया कि आपसे बात भी कर रहा था कि उस समय मंजर क्या था और आपको लगा था कि बच पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चल रहा था उसमें मन में? आज सर मन में मौत थी बस। कैसे भी, या तो वो मकान, क्योंकि सारे टूट चुके थे, मेरे आस पड़ोस के सारे मेरे सामने यूं टूट के दब चुके थे। मेरे पास दो ही ऑप्शन था, या तो मैं नीचे जैसे बाकी टूट रहे एकदम से उसमें निकल जाऊंगा अंदर, या सामने से मलमा आ रहा था रीलिंग तोड़ते हुए मेरी तरफ को। क्या मतलब मलबा आ रहा था? वो तस्वीर कैसी थी, क्योंकि आप सबसे ऐसे व्यक्ति थे जो आपने देखा और बचे? बिल्कुल सर, देखा क्या, मैं तो पूरा मतलब मेरे सामने चलता रह रहा। मैं उधर भी देख रहा हूँ, 2-3 आदमी लड़के थे उधर, एक दूसरे जगह दो और फंसे थे। परिवार याद आया कि सर, भगवान सब कुछ मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा समय आता है कि आदमी को दो चीजें याद आती है, अपना परिवार। तो सर हमारे नीचे, मैं भगवान के पास मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने नीचे हमारे वहाँ कल्प केदार मंदिर रहता था। सुबह उठते ही जैसे हम उठता था मैं वहाँ से सबसे पहले वहाँ बाकी काम था। कल्प केदार ने बचा लिया आपको? बिल्कुल बचाया है, लेकिन मैं जब देखा तो कल्प केदार नहीं था, वो बिल्कुल दब चुका था। तो फिर क्या देखना था, फिर बचा ही क्या था मेरे सामने। सर आपके चोट भी लगी थी, आप बता रहे थे? हाँ सर, ये भी लगी है। ये वो वायर कट, ये पूरा कट गया था। आंख पर वायर लगी है जब वो तार टूटा था बिजली का, और ये चोट लगी है। ये खुशकिस्मत थे। और पंवार जी, कहना तो नहीं चाहिए, ये आपका गांव था, आपने देखा था, हरा भरा गांव, खुशहाल गांव था। आपको लगता है कि ये गांव दोबारा बस पाएगा? सर ये तो सच बताइए, आपको इस हालात को देख नहीं लगता सर। हिम्मत है? देखो सर, आम आदमी तो क्या हिम्मत करेगा, अपने पास कपड़े नहीं है। ये जब मैं वहाँ से निकला सर, तो ये किसी जो लेबर वाले रहते थे, किसी से चप्पल मांग रखी है, किसी से ये अपने ना कागज बचा है, ना फोन बचा है, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं है। लेकिन हिम्मत जरूर है आपकी। अब हिम्मत सर, अभी मेरे पानी जिनके घरों से मरे ना सर, जवान लड़के, वो भी यहाँ बैठे हैं, सेम हम मेरी तरह हैं, और ऐसी बातें कर रहे हो, उनके लग नहीं रहा है किसी की कि इसके घर में अभी कोई कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि सब एक सदमा जैसा हो रखा है सर। बिल्कुल। ये पंवार जी है हमारे साथ, और ये वो शख्स थे जो इस हादसे में, इस सैलाब में बचे। लेकिन इनका ये कहना है कि उम्मीद नहीं थी, मौत दिख रही थी, लेकिन फिर भी ये बाहर निकले और आज ये भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इनमें सिर्फ अब हिम्मत बची है कि दोबारा से उठेंगे, दोबारा से एक बार फिर से अपना जीवन जिएंगे। लेकिन शायद बार बार गांव का मंजर देखकर इनकी हिम्मत टूट जाती है। धराली गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। जहां सैलाब आया था वहां से करीब 100 मीटर दूर सोमेश्वर मंदिर में एक कैंप लगा है, जहां करीब 150 लोगों का खाना बन रहा है। यहां धराली की 8 से 9 महिलाओं ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था जब सैलाब आया था। देखिए। इस वक्त गांव के मंदिर के जो एक सभी के लिए एक भवन होता है, उसमें मौजूद है और यहाँ पर खाना बन रहा है। ये खाना गांव के सभी जो परिवार वाले हैं और वो लोग एक साथ मिल बांट कर यहाँ खाना बना रहे हैं, क्योंकि आपदा में सब कुछ बह गया है, इनके पास अब कुछ नहीं है। जो हिम्मत थी वो भी शायद अब टूट रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को, अपने लोगों को खोया है। हमारे साथ एक गाँव की महिला है। आंटी जी, आपका नाम क्या है? सुशीला बाबा। आप यहाँ पर अभी जो ये भोजन बन रहा बाबा, वो 2 दिन हम वहाँ रहा गंगोत्री में। आईटी लोगों ने हमारी बहुत मदद की बाबा। आज हमको राशन भी मिल गया बाबा। हम ऐसे सोचता कि हमारे लिए रहने के लिए चाहिए बाबा। नहीं तो कितने लोगों के लिए खाना बना है? 150 लोगों के। 150 लोगों के लिए खाना। तो ये 150 लोग कौन है? गांव के हैं? इसके गाँव के है बेटा, गांव के ही लोग हैं, बड़े बुजुर्ग सब है? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अपने चले गए हैं, अपनों को तलाश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर है।
क्या कर सकते हैं आप बताइए कि कैसे आप अब आगे का जीवन या आगे का सफर। हम सरकार से यही बोलता बाबा हमारे लिए रहने का वो ना तो चाहिए बाबा। हाँ। तो रहने के लिए जब तक नहीं जाएंगे तो क्या आप यहीं लोग रहे? जब तक हमारे लिए रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो हम यहीं रहेंगे बाबा। लेकिन फिर से बारिश हो सकती है, मानसून है, फिर से आ सकता है, आपको लगता नहीं कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी? तो क्या करना बेटा तो दिक्कत है सर जी। हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी व्यवस्था नहीं, समेश्वर देवता का मंदिर है, हमारे कीर्तन मंडली सब सामान है हमारा, हम यहाँ खाना बनाए, अब तक हम हमारे लिए मकान बनाओ और तब तक हम यहाँ रहेंगे। और किसी ने हम नंगे हैं, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं बोलने का, आप देख लो। वरना नहीं, मैंने देखा है बहुत कुछ भी नहीं बचा, जो कपड़े आप शायद उस समय भाग। एक रात हम ITP वहाँ रहे, दूसरे दिन हम गंगोत्री रहे, 3 दिन तक हम गंगोत्री रहा, चौथे दिन आज इधर आए। ITP लोगों ने भी किया सेवा, गंगोत्री स्वामी जी ने भी किया सेवा। आज हम कहा हम अपने घर जाए, मरेंगे कब तक रहेंगे स्वामी जी के वहाँ। हमने करना था खुद स्वामी जी की सेवा। हमने कहा हमारे कीर्तन मंडली है, यहाँ सब सामान है हमारे पास। ये तो अभी आए बाहर से, बर्तन था यहाँ, अपना घर छोड़े नहीं जाता। हाँ बर्तन था, हम तब तक यहाँ खाना बना, जब तक हमारे लिए मकान नहीं बन। सब अपने अपने, हमारे पास न जगह है न जमीन है, बिल्कुल नंगे, हमारे पास शब्द ही नहीं है बोलने का। ये गांव की महिलाएं हैं, बाहर पुरुष भी है, लगभग 150 लोगों के लिए खाना बन रहा है। ये बाहर जरूर रहे और ये अपने घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घर एक ऐसी चीज होती है कि यहाँ पर इनकी यादें होती है, इनके मवेशी भी है, बच्चों का जन्म यहाँ पे हुआ है, शादी ब्याह हुआ है, तो शायद ये अपना घर नहीं छोड़ सकते। आज हालात बहुत बदतर से बदतर है, सब कुछ तहस नहस हो गया, फिर भी इन लोगों की मांग है सरकार इनको यहाँ से विस्थापित करे। लेकिन ये यहाँ से शायद इनकी यादें और जो इनका यहाँ पे इतिहास रहा है, जो ये पुरानी यादें रही है, इनके बाप परदादा यहाँ पे रहे हैं, शायद ये वो कभी यादें नहीं मिटेंगी। हो सकता है कि थराली कभी दोबारा बसे, लेकिन फिलहाल अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से इनको विस्थापित करें, क्योंकि हालात यहाँ पे बद से बदतर हो गए हैं। NDTV इंडिया के लिए धराली गांव से किशोर रावत। हमारे सहयोगी किशोर रावत धराली के एक घर में पहुंचे जो मलबे में दबा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। धराली गांव में कई अलग अलग किस्से मिल रहे हैं और अलग अलग लोगों के दुख मिल रहे हैं और लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं। सैलाब ऐसा था कि उसने 2 मंजिल घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये एक घर है जिसमें अभी भी घड़ी 5 बजा रही है। समय लगातार चलता है, लेकिन जो सैलाब था वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे इस घर में, और जिस घर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मलबा है। ये एक बेडरूम हुआ करता था और ये बेडरूम पूरी तरह से अब मलबे के ढेर में है। यहाँ पर चलना मुश्किल है और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये 2 मंजिल घर था और यहाँ पर करीबन 4 से 5 फीट मलबा है। घड़ी जरूर यहाँ पर समय बता रही है 5:06, लेकिन उस समय का जो मंजर था वो शायद इसी घड़ी ने देखा होगा, लेकिन समय अपने हिसाब से चलता है। ये एक डाइनिंग है जो आधा दबा हुआ है। सोफा है यहाँ पर, सोफा पूरी तरह से दबा है। बेड भी था यहाँ पर, पूरी तरह से वो मलबे में दबा हुआ है। एक शीशा है और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त छत मेरे से ज़्यादा ऊपर नहीं है और अमूमन घर की हाइट 10 या 12 फीट होती है। तो आप देख सकते हैं ये सामने बाथरूम है और जो पूरी तरह से मलबे से दबा है। बेडरूम की बात कर रहा था, ये एक डबल बेड है जो पूरी तरह से मलबे में दबा है। तो आप देख सकते हैं कि मलबे की रफ्तार कितनी ज़्यादा थी, जो पूरी तरह से यहाँ पर आकर तबाह करता चला गया। एक खुशहाल गांव जो पूरी तरह से आज मलबे में दफन है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर शायद ही लोग हिम्मत कर रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर धराली गांव बच सकेगा और शायद इतिहास बनकर ये धराली गांव रह गया है। धराली गांव से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। हमारे सहयोगी किशोर रावत ने 10 साल के एक नेपाली बच्चे से बात की। उसके पिता समेत 7 परिवार वाले सैलाब में बह गए। इस वक्त धराली गांव में हूं और धराली गांव इस वक्त अब शायद एक नाम रह जाएगा और इतिहास बन के रह गया है और शायद यहाँ पर दोबारा रहना मुश्किल होगा। हमारे साथ ये स्थानीय लोग हैं, पहले उनसे जानता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गेश पंवार है और मैं यहीं का स्थानीय हूँ और मेरे यहाँ पे होटल भी था और सामने घर है मेरा।
तो सर 5 तारीख को 1:25 से या 1:25 के आसपास वो भयंकर प्रलय आई है। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं आप, तो इस जगह पे धराली पूरा गांव खत्म हो गया है। और पूरा जो ये बाजार था, ये 4 धाम का जो गंगोत्री धाम है उसका पर्यटन का हब था ये धराली। और यहाँ कम से कम 60 से 70 होटल थे और ऐसी 50 से 60 घर थे, तो पूरी तरह तबाह हो गए हैं और हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। और यहाँ पे कम से कम अगर मैं आदमी की कैजुअलिटी बताऊं तो वो 40 से 50 और कुछ आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो पूरा मलबा आया है, मलबे में दबे हैं। गौर जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कहना तो ठीक नहीं होगा, क्या दोबारा बस पाएगा? अब इस बात को हम क्या बता सकते हैं, हम लोग तो पीड़ित लोग हैं, ये सरकार पे डिपेंड है, सरकार कैसे लेकिन फिर भी जिस तरीके से सैलाब आया तो लोगों के अब वो रह जाता है ना कि यहाँ पे सब कुछ। देखिए, बसने की बात हम क्या बोलते हैं, हम केदारनाथ जी में देखिए वहाँ भी भयंकर प्रलय आया था और केदारनाथ जी भी बसा है। मैं पिछले साल केदारनाथ जी की जाना हुआ मेरा, तो वहाँ बस रहा है। तो अगर सरकार चाहे, सरकार की इच्छा शक्ति हो, अगर वो हम पे ध्यान करती, पहाड़ियों पे ध्यान करती है तो बसा सकती है सरकार। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे स्थानीय निवासी जो इस आपदा को झेल रहे हैं और इस पूरे मंजर को उन्होंने सामने से देखा है। कई लोग लापता है, लेकिन अभी तक उनका सुराग नहीं मिल पाया है, ना ही वो मिल पाया है। हज़ारों टन यहाँ पर मलबा है, 300 से 400 मीटर पूरी तरह से यहाँ पर मलबा ही मलबा है। नेपाल से सुशील आए अपने पिता को ढूंढने, अपने जीजा को ढूंढने, इसके अलावा अपने परिवार के 7 सदस्यों को। कई लंबे समय से यहाँ पर थे और काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके पिता यहाँ पर लापता है और उनसे ही जानते हैं। सुशील भाई, उस दिन क्या हुआ? उस दिन तो यहाँ पे काफ़ी रफ्तार से यहाँ पे जैसे बम बारूद गिरते हैं, जैसे मतलब आता है फटता है, वैसे तरीके से यहाँ पे जो है ये पूरा रेत जो है मलबा पूरा एक साथ आ गया सर। उस टाइम में जो है मेरे पापा ने मेरे को कॉल किया था। कॉल करने के बाद 1 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटे तक वो, मतलब उससे पहले बोले थे 1 घंटे तक उनकी कॉल जारी थी, बट उन्होंने उठाया नहीं। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि मेरे को बचा बेटे, मैं जो है मतलब मलबे में आधा डूब चुका हूँ, मेरे को बचाओ, इतना बस बोला सर। उसके बाद फ़ोन कट गया था और उसके बाद मैं आने के बाद भी फिर भी बचा नहीं पाया सर। अब क्या कर सकता, मैं वहाँ पे जाता तो फिर मैं ही खुद ही चल जाता, और मेरे साथ मैं चले जाता तो फिर मेरी मम्मी कैसे रहती सर। मम्मी के साथ भाई बहन थे, छोटे छोटे बच्चे भाई बहन लोग। कितने लोग लापता हैं? अब मेरे हैं 7 लोग सर। एक तो जीजा हो गए और एक है 3 चाचा है, उसके बाद एक भाई है, एक मतलब पापा है, एक वो है जीजू है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवराज सिंह। आप भी साथ आए भाई, तो आप कब से यहाँ पे दोनों मिलकर तलाश कर रहे हैं? हम दोनों नेपाल में, ये थोड़ा मेरा भैया ना थोड़ा आगे आ गया था, मैं थोड़ा पीछे आया था। उनको हल्का हिंदी नहीं आता सर। तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं जितना भी हिंदी आता है। तो यहाँ पे कितने दिन से हो? मैं हो गया बहुत 2-3 महीने हो गया। अच्छा, 2-3 महीने। तलाश करने कब से आए हो? तलाश करने जो है सर हम 4 दिन हो चुका है यहाँ पे, मतलब चलते हुए कुछ मिल जाए ऐसे सोचते हुए, कभी मुखबा जा रहे पल्ली तरफ गांव, कभी इधर उधर भटक रहे। बस 4 दिन तक है अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। यहीं रह रहे हो? हाँ जी, तो यहीं ऊपर रहते हैं, बगीचे में रहते हैं सर। तो ये सुशील है, नेपाल से अपने परिवार वालों को, परिजनों को ढूंढने आए, लेकिन पिछले 4 दिनों से इनके परिजन नहीं मिल पाए हैं। पिता ने ज़रूर कॉल की थी और पिता ने ज़रूर उस समय का मंजर बताया था, लेकिन बदकिस्मती रही कि अभी तक इनके पिता और इनके बाकी परिवार के 6 सदस्य नहीं मिल पा रहे और ये लगातार रोज़ यहाँ पर तलाश करने पहुँच रहे हैं। धराली गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। उत्तरकाशी में सड़कों की हालत खराब होने से आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे सहयोगी किशोर रावत जब हर्षल से मुखबा के लिए निकले तो उन्हें एक वैन की छत पर बैठकर यह सफर तय करना पड़ा। रास्ते में उन्होंने क्या कुछ देखा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मुखबा के लिए निकल रहे हैं हर्षिल से, और सूखी टॉप के बाद से यहाँ से गाड़ियाँ ज़रूर चल रही है, लेकिन 18 किलोमीटर से ज़्यादा हम पैदल चले हैं। और हालात ऐसे है कि इस वक्त हम छत पर सफ़र कर रहे हैं, चूँकि गाड़ियाँ यहाँ बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर झील बनी है। ये वही झील है जिसने पूरा का पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया है, और ये काफ़ी बड़ी झील बन गई है। यहाँ पर हेलीपैड हुआ करता था और सामने दूर तक वहाँ पर दूसरी तरफ गाड़ियाँ फंसी हुई है। एक झंडा भी जो हेलीपैड पे होता है वो सामने है। तो पूरा इलाका इस वक्त झील से डूबा हुआ है, और ये अच्छी बात है कि झील से पानी धीरे धीरे रिस रहा है। लेकिन पहाड़ों का जो सफ़र है वो बेहद ही खतरनाक होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो इस वक्त हम
मुकबा के लिए निकल रहे हैं और मुकबा से हम सीधा नीचे की ओर जाएंगे धराली के लिए, जहाँ ये बड़ी आपदा आई है। तो फिलहाल एनडीटीवी की टीम इस वक्त आगे की ओर बढ़ रही है। सच मानिए कि पहले पहाड़ से नीचे उतरना 4.5 किलोमीटर, फिर उसके बाद चढ़ाई भी करनी, पैदल चलना, और पैदल चलने के बाद जो रास्ता है वो कई तरह से पार करते हुए हम उस आपदा वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जहां 5 अगस्त को एक सैलाब आया था जिसने एक तबाही लाई थी। तो एक एक्सपीरियंस ये भी है कि गाड़ी की छत पर हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि सीट नहीं है और बसें और यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। लेकिन फिलहाल आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इसी तरह से पहाड़ों पर जब वाहन कम होते हैं तो लोगों को इसी तरह से सफ़र करना पड़ता है। हर्षद से एनडीटीवी इंडिया के लिए सोनावत। अपनों की तलाश में लोग धराली पहुंच रहे हैं। हमारी संवाददाता मीनाक्षी खंडवाल ने कुछ लोगों से बात की, आइए सुनते हैं। आपदा की कवरेज का आज हमारे लिए तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी देखिए एक और चॉपर यहाँ पर उतरा है और इसी के साथ यहाँ पर कुछ और लोगों को भी लाया गया है। मैं आपको आज के दिन की तस्वीर सबसे पहले दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर भी कुछ ये सदस्य हमें दिखाई दे रहे हैं जो लौटे। आप लोग अभी लौट कर आए? नहीं, हमने जाना है ऊपर, हमारा भाई मिसिंग है ना, पता नहीं चल रहा। अच्छा, आप जा रहे हैं अभी? कहाँ पे लेके जा रहे हैं आपको? धराली। अच्छा, देखिए ये वो लोग हैं जिनके अपने वहाँ फंसे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से इनको वो एक्सेस दिया जा रहा है कि चलिए आप वहाँ जाकर उनको खोज रहिए, देख लीजिए। तो अभी आप लोग भी जा रहे हैं क्या अभी? अच्छा, कितने लोग हैं आपके जो फंसे हुए हैं वहाँ पे? मतलब बहुत है, हमारे 7-8 जने हैं, पर मेन तो हमारा भाई है, मतलब और तो रिश्तेदार हैं, उनका हमें ज़्यादा पता नहीं है ना। आखिरी बार कब बात हुई? भाई से बात नहीं हुई, पापा से बात हुई थी। तो पापा ने बोला 3 बजे के आसपास पापा ने कॉल करा था, बोला तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं। अब तो वहीं जाएंगे तब पता चलेगा। क्या नाम है भाई? दीपक राणा। बात नहीं हो पाई उससे? नहीं। उम्र कितनी है? लगभग समथिंग 28-29 का है। उतना टाइम। सॉरी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत तकलीफ में और आई डोंट नो मैं आपसे क्या पूछूं। आप कोई बात नहीं, आप हिम्मत बांधिए आप। देखिए एक और चॉपर जो है अब यहाँ पर उतर चुका है और इसमें भी फिर से जो वहाँ पर लोग फंसे थे उनको लाया गया होगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। एक तो कुछ लोगों की सूची बनी है जिनको ले जाया जा रहा है वहाँ पर हर्षिल में। अभी जितने भी लोगों को फंसे हुए थे उनको इकट्ठा करके हर्षिल में एक कैंप में इकट्ठा किया गया है और यहाँ से कुछ लोगों को ले जाया जा रहा है जिनके रिश्तेदार वहाँ फंसे हुए हैं या अपने लोग खोए हुए हैं, ताकि वो पहचान कर सकें। तो इसमें एक ग्रुप से अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की जो अपने भाई को ढूंढने जा रही थी, एक महिला। अभी कुछ और लोग मिले हैं जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि उनमें से जो लापता लोग बताए जा रहे हैं अभी उनका नंबर कितना है, क्योंकि अभी ऑफिशियल डेटा सरकार ने जो बता रखा है वो 60 के आसपास का बता रखा है, लेकिन ये नंबर इससे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कई लोग जो पर्सनली हमसे मिलने आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये नंबर बड़ा है और जितने लोग मिलने के लिए आए हैं अगर उस नंबर को भी आप कैलकुलेट करेंगे और प्लस अगर आप इस हिसाब से भी देखें कि वहाँ पर एक मेला चल रहा था, पूजा, एक धार्मिक मेला वहाँ पर चल रहा था, उस लिहाज से भी अगर वहाँ बड़ी संख्या में लोग आए होंगे तो ये नंबर बड़ा हो सकता है। अब वहाँ देखिए चॉपर से जो लोग लाए गए हैं उनको बाहर निकाले जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है और आज ऐसा लग रहा है कि लगभग ये ऑपरेशन लोगों को निकाले जाने का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक, आपको पता, इधर से आइए पूजा, हमें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 300 लोग वहाँ पर हैं। तो उम्मीद ये है कि आज शाम तक उनको भी यहाँ पर उतार लिया जाएगा। कल के दिन में भी करीब 100 से ज़्यादा सॉर्टीज़ हुई थी चॉपर्स की और आज के दिन भी क्योंकि मौसम साफ़ है, सुबह से ही ये प्रयास शुरू हो गए थे। तो अगर 300 लोग जो वहाँ फंसे हैं वो आ ही जाएंगे। जी, आप अभी आई हैं मैम? कहाँ से आई? मैं गुजरात से आई है। इसी चॉपर से उतरी? हाँ, इसे तबियत वगैरह सब ठीक ठाक? हाँ, कहाँ फंसे थे सब आप लोग? है गुजरात वाले से गंगोत्री में रुका था। हाँ, गंगोत्री में रुका था। 8 बजे मैं रास्ते पे जा रहा था तब पानी आ रहा था, रेती वाला पानी आ रहा था, पर मैं निकल गई। 10 मिनट बाद ये हादसा हुआ। 10 मिनट के बाद हुआ? अच्छा, आप उससे 10 मिनट पहले वहाँ से हाँ, निकल गए। आपको तो बाल बचा दिया। हाँ, भगवान ने माँ गंगा के दर्शन किया। 3 दिन रोका है। हाँ, अभी आए। अभी आप कहाँ से आई हैं? गुजरात वाला। हाँ, अभी जहाँ से आपको लाया गया, हेलीकॉप्टर में बिठाया, वो जगह कैंप थी। हाँ। कितने लोग और हैं वहाँ अभी? 20 लोग। तो आप बड़े कैंप में थी या? बड़े कैंप में। हाँ, बड़े पे आपको ठीक से हाँ, ठीक सब व्यवस्था सब कुछ
सब मिल गया। बाकी लोग वहाँ पर हैं वो लोग भी, किसी को चोट वोट तो नहीं, कोई वो हमको उम्मीद नहीं ना। परिवार से बात हुई? हाँ हुई। अभी बात किससे कर रहे हो? चल रही है बहू की। ठीक है, चलिए आप घर वालों को इन्फॉर्म करिए कि आप सकुशल पहुँच गए हैं। सब रो रहे थे, घर पे 4 दिन से बात नहीं हुई ना, सब रो रहे थे। टीवी में न्यूज ऊपर आ गए कि सब चले गए। अच्छा, आपको घर वालों ने टीवी पर देखा? हाँ देखा। हाँ, हम मोदी जी से गांव से है, वडनगर। हाँ, और अभी कोई मैसेज क्या आप देश में लोगों को देना चाहते हैं? हाँ, नहीं, अब सब सही सलामत है। बहुत धन्यवाद। आप सकुशल हैं, इस बात की राहत आपके चेहरे पे भी दिख रही है। देखिए, जिंदगी और मौत के बीच की जो एक विकट स्थिति है वो यही है। जिसकी ज़िंदगी बच गई वो अपने घर में खुशी लेकर जा रहा है, लेकिन जहाँ पर लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, घर बह गया, मकान बह गया, दुकान बह गई, होटल बह गया, खेत खलिहान ख़त्म हो गए, पूरा धराली जिनके लिए ख़त्म हो गया, वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या फिर से शून्य से जीवन की शुरुआत करनी होगी। और अगर शून्य से जीवन की शुरुआत करनी होगी तो पुनर्वास से लेकर कैसे कहाँ बसाया जाएगा, कहाँ से वो ज़िंदगी फिर से शुरू करेंगे, ये ऐसे चैलेंजेस और प्रश्न हैं जिन पर अभी भी उनकी बात टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि यहाँ से अगले 2-4 दिनों में और क्या अपडेट निकलते हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि आज जितने भी लोग वहाँ फंसे हैं उन सबको शाम होते होते तक निकाल लिया जाएगा। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मीनाक्षी कंडवाल, NDTV के लिए ITBP मुख्यालय से। मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश में भी हालात खराब हैं। गंगा नदी उफान पर है, नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। नदी का पानी शिव मूर्ति तक पहुंच गया है। देखिए अब हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश होने की वजह से गंगा नदी उफान पर लगातार नजर आ रही है और खतरे के निशान से गंगा नदी ऊपर बह रही है। इस वक्त हम ऋषिकेश के इन घाटों पर हैं जहां पर श्रद्धालु आकर गंगा में डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त स्थिति भयावह बनी हुई है क्योंकि गंगा नदी का बहाव आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध शिव मूर्ति है परमार्थ आश्रम की, जहां तक पानी अब पहुंच चुका है। हालांकि ये बताया गया है कि पिछले 1-2 दिन में पानी का जो स्तर है वो कम हुआ है, लेकिन 340.50 जो खतरे का निशान है उससे ऊपर लगातार गंगा नदी यहाँ पर बह रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके का बहाव है जो वाकई में खतरनाक है और जितने भी श्रद्धालु ऋषिकेश में आते हैं उनको इन तमाम घाटों से दूर रहने की हिदायत लगातार पुलिस प्रशासन दे रहा है। तमाम घाटों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप परमार्थ आश्रम की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कल या परसों तक जो पानी का लेवल था गंगा नदी का वो काफ़ी ऊंचा था और ये आप मिट्टी देख सकते हैं। ये मिट्टी इसी गंगा नदी के बहाव से परमार्थ आश्रम के अंदर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आज थोड़ा पानी नीचे है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा गया है कि श्रद्धालु घाटों पर ना जाएं क्योंकि पहाड़ों पर ऊपर पानी लगातार बरस रहा है। परमार्थ आश्रम के यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज कितना पानी आपको नीचे नजर आ रहा है और कहाँ तक ये पानी पहुँच चुका था? इस समय यहाँ तक कब 5 फुट ऊपर पानी बना हुआ था इसका और आज अभी कम से कम 6-7 फुट नीचे जा चुका है। मतलब ये मान के चले जो शंकर जी के पाँव तक पूरा पानी पहुँचा हुआ था, तो अब थोड़ा सा कम हो चुका है। अब जैसे अगर कम होगा तो उसके बाद घाट की सफाई होगी, फिर तब श्रद्धालु चालू हो जाएंगे नहाने के लिए, जैसे प्रशासन इस वक्त प्रशासन ने पूरी तरीके से लोगों को श्रद्धालुओं को यहाँ पे आने का मना कर रखा है अभी। हाँ जी, और लगातार हिदायत भी दी जा रही है लोगों को, श्रद्धालुओं को कि घाटों पर ना जाएं। हम आपको इस तरह की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए गंगा नदी की ये मिट्टी है जो 5 फीट बता रहे हैं कि ऊपर तक पहुँच चुकी थी क्योंकि गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं हम परमार्थ आश्रम के दूसरे तरफ की, तो आप देख सकते हैं हालांकि श्रद्धालु अभी भी घाटों पर नज़र आ रहे हैं जो गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का ये बहाव है ये वाकई में बहुत ख़तरनाक है क्योंकि हम 2 या 3 दिन से जब से धराली में बादल फटने की खबर आई और उसके बाद धराली गांव पूरा का पूरा उसमें बह गया
तब से हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। पहाड़ों पर आप देख रहे हैं कि बादलों की पूरी चादर है और इस वक्त इंडियन आर्मी की जो सॉर्टीज़ हैं वो भी स्थगित कर दी गई हैं, क्योंकि देहरादून से जो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि अभी तक बताया जा रहा है कि 350 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन गंगा नदी पर लगातार बहाव है और पानी का जल स्तर है जो लगातार ऊपर जा रहा है। वो सामने आप रामझूला देख रहे हैं, वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि किस तरीके का पानी घाटों तक पहुँच चुका है, प्लेटफॉर्म तक पहुँच चुका है। इसके अलावा पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। कल भी शाम तक बारिश यहाँ पर देखने को मिली थी और इस वजह से कहीं ना कहीं जो गंगा नदी का बहाव है और गंगा नदी का फ्लो है वो बढ़ता हुआ लगातार नज़र आ रहा है। जिला प्रशासन हिदायत ज़रूर दे रहा है, लेकिन लोगों की श्रद्धा है कि गंगा नदी अगर ऋषिकेश आए हैं तो वो ज़रूर उसका पानी लेकर जाएं या स्नान कर कर जाएं। हालांकि हिदायत बिल्कुल साफ़ है क्योंकि स्थिति भयावह लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन शिव कुमार तिवारी के साथ ऐश्वर्य जैन, एनडीटीवी इंडिया के लिए ऋषिकेश से। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।